नमस्ते। आज हम एशिया प्रशांत क्षेत्र की हालिया उथल-पुथल पर कुछ स्रोतों के जरिए गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। इन रिपोर्टों और लेखों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कूटनीति, तनाव और नई रणनीतियों के लिहाज से ये हफ्ता कितना अहम रहा। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि तथ्यों को साफ तौर पे रखें और अलग-अलग नजरिए सामने लाएं, बिना किसी लाग लपेट के। कोशिश यही रहेगी कि ये जो जटिल घटनाक्रम है, उन्हें आसानी से समझा जा सके। हाँ, और ये भी देखें कि इन घटनाओं के तार आखिर कहाँ-कहाँ जुड़ते हैं। ये प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। और इसे स्टाइलो न्यूज ने तैयार किया है, जो एआई की मदद से आपको दुनिया भर की खबरें पहुंचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन से। पिछले हफ्ते कुआलालंपुर में हुआ, काफी गहमा-गहमी रही, है ना? हाँ बिल्कुल। 26 से 28 अक्टूबर तक ये 47वां आसियान समिट था और इसमें कई बड़े चेहरे शामिल थे, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप थे, यूरोपीय संघ से एंटोनियो कोस्टा, रूस के डिप्टी पीएम एलेक्सी ओवोचुक भी थे। और आसियान देशों के नेता तो थे ही, भारत से कौन था? भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़े। अच्छा, इस समिट की एक बड़ी खबर तिमोर लेस्ते का आसियान का 11वां सदस्य बनना रही। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था और उनके प्रधानमंत्री शानाना गुज़माओ ने इस मौके पर कहा कि आसियान में अगर टिके रहना है, मुकाबला करना है, तो पहले उन्हें अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब संगठन में आने के साथ ही आत्मनिर्भरता पर जोर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिर्फ शामिल होना काफी नहीं है, अंदरूनी ताकत बनानी पड़ेगी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का जोर थोड़ा बाहरी संतुलन पर ज्यादा दिखा। कैसे? उन्होंने मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ व्यापार समझौते किए और खासकर रेयर अर्थ्स यानी कि वो जरूरी खनिज, उन पर समझौते किए। ये रेयर अर्थ्स का जिक्र बार-बार आता है। आखिर ये इतने अहम क्यों है, खासकर अमेरिका चीन के संदर्भ में अगर देखें तो? देखिए, ये जो खनिज हैं, ये आज की टेक्नोलॉजी के लिए आप समझिए रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर, यहाँ तक कि रक्षा उपकरण सब में लगते हैं। अच्छा, और अभी दुनिया में इनकी सप्लाई पर चीन का दबदबा है, काफ़ी ज़्यादा। तो अमेरिका का इन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से समझौता करना, ये सीधे तौर पर चीन पर निर्भरता कम करने की एक कोशिश है। मतलब अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। बिल्कुल, ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये एक रणनीतिक चाल है। और शायद इसीलिए ट्रंप का वहाँ स्थानीय नाच में हिस्सा लेना, वो इसी कूटनीति का एक हल्का-फुल्का पहलू था, दिखाने के लिए कि रिश्ते अच्छे हैं। हाँ, कूटनीति के कई रंग होते हैं। उधर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भी एक अहम बात कही। जी, उन्होंने व्यापार को और खोलने की, मतलब ट्रेड लिबरलाइजेशन की तत्काल ज़रूरत बताई, दुनिया की जो डामाडोल अर्थव्यवस्था है उसका हवाला देते हुए। और डिजिटल दुनिया में भी कुछ हलचल हुई। हाँ, एक डिजिटल ट्रस्ट कंपनी है नेमिरियल, उसने सिंगापुर में अपना ऑफिस खोला है। ये दिखाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया डिजिटल कारोबार और उससे जुड़ी सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम होता जा रहा है। लेकिन आर्थिक तस्वीर देखें तो वहाँ कुछ चिंता की बात भी है। अक्टूबर में इस इलाके के शेयर बाजारों से पैसा निकला है, ऐसा सुनने में आया। हाँ, ये सही है, करीब $900 मिलियन की निकासी हुई अक्टूबर में। तो चुनौतियां तो हैं। फिर भी ये जो ट्रंप की यात्रा हुई और नए समझौते हुए, इनसे बाजार को कुछ उम्मीदें बंधी होंगी। उम्मीदें जरूर बंधी हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक ही मंच पर कितने अलग-अलग सुर थे। तिमोर लेस्ते आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, मलेशिया अमेरिका के साथ समझौतों को मील का पत्थर बता रहा है और रूस बहुपक्षीय सहयोग पर जोर दे रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आईं। जी, आसियान सचिवालय ने तिमोर लेस्ते का स्वागत किया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो भी 2027 तक व्यापार समझौते का लक्ष्य रख रहे हैं। और आईएमएफ ने एक दिलचस्प बात नोट की क्या? कि अमेरिका चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से एशिया के देश आपस में ज्यादा व्यापार करने लगे हैं। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई है। और इसी जुड़ाव में एक अहम कड़ी राष्ट्रपति ट्रंप की जापान यात्रा भी रही होगी, जो आसियान समिट के ठीक बाद हुई। हाँ बिल्कुल, 28 अक्टूबर को वो टोक्यो पहुंचे और जापान के नए प्रधानमंत्री साने तकाइची से मिले। और वहाँ क्या बात हुई? दोनों ने अमेरिका जापान गठबंधन के नए सुनहरे दौर की बात की, ऐसा कहा गया। जी, नए स्वर्ण युग का संकल्प लिया। इसमें जाहिर है सुरक्षा सहयोग बढ़ाना और आर्थिक रिश्ते मजबूत करना शामिल है। और यहाँ भी खास तौर पर रेयर अर्थ सप्लाई पर समझौता हुआ। फिर से रेयर अर्थ्स। हाँ, ये दिखाता है कि ये अमेरिका के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। और एक दोस्ती के प्रतीक के तौर पर जापान ने अमेरिका को 250 चेरी के पेड़ तोहफे में दिए। अच्छा,
सोशल मीडिया पर जैसे एक्स पर इस मुलाकात को लेकर क्या माहौल था? वहां जो स्वतंत्र पत्रकार और विश्लेषक हैं उनकी पोस्ट देखें तो काफी सकारात्मक माहौल दिखा। कुछ लोगों ने तो साथ मिलकर जहाज बनाने के किसी संभावित सौदे की बात की और क्षेत्रीय स्थिरता पर दोनों देशों की एकजुटता का जिक्र किया। इसी यात्रा के दौरान ट्रंप ने एक और थोड़ी चौंकाने वाली इच्छा जाहिर की, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मिलने की। हाँ, डीएमजी यानी असैनिकीकृत क्षेत्र पर मिलने की। और इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी उनका बयान। उन्होंने उत्तर कोरिया को एक तरह की परमाणु शक्ति कहा। एक तरह की परमाणु शक्ति, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता को मतलब एक हकीकत के तौर पर स्वीकार कर रहा है? ये बयान, हाँ, ये निश्चित रूप से अमेरिकी नीति में एक संभावित बदलाव का संकेत हो सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने फौरन साफ किया कि अभी कोई मुलाकात तय नहीं है। और दक्षिण कोरिया ने क्या कहा? दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री ने कहा कि मुलाकात की काफी संभावना है। लेकिन देखिए, ये बयानबाजी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ा हुआ है और उत्तर कोरिया भी लगातार उकसावे वाली हरकतें जैसे मिसाइल परीक्षण कर रहा है। तो क्या ये चीन पर दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है या फिर बातचीत का एक नया दरवाजा खोलने की? हो सकता है दोनों ही बातें हों। ट्रंप का अंदाज थोड़ा अप्रत्याशित रहता है, लेकिन ये बयान अहम जरूर है। और ये जो तनाव की बात हम कर रहे हैं, ये जमीन पर सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है? क्या दक्षिण चीन सागर में? निसंदेह दक्षिण चीन सागर तो लगातार सुलग रहा है। अभी 19 अक्टूबर को ही एक ऑस्ट्रेलियाई P-8A निगरानी विमान चीन के दावे वाले पारासिल द्वीप समूह, जिसे वो शीशा कहते हैं, उसके हवाई क्षेत्र में घुस गया। अच्छा, फिर चीन ने क्या किया? चीन की सेना PLA की दक्षिणी थिएटर कमांड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, विमान को ट्रैक किया, निगरानी की, चेतावनी दी और उसे बाहर निकाला। चीन ने ऐसे सीधे सीधे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिली भगत से की गई एक उत्तेजक कार्रवाई बताया। और उसी समय के आसपास अमेरिकी नौसेना का विमान वाहक पोत USS निमित्ज भी वहीं था। जी हाँ, निमित्ज अपने 3 विध्वंसक जहाजों के साथ उसी विवादित इलाके में नौवहन की स्वतंत्रता अभियान, जिसे फोनअप कहते हैं, वो चला रहा था। क्या ये महज इत्तेफाक था या सोचा समझा कदम? देखिए, कूटनीति और सैन्य प्रदर्शन में इत्तेफाक कम ही होते हैं। ये अमेरिका की तरफ से चीन को एक साफ संदेश था कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आवाजाही के अधिकार को मानता है, चाहे चीन उस पर अपना दावा क्यों न करता हो। और चीन का जवाब? चीन ने भी जवाब में अपने 2 विमान वाहक पोत CNS शेडोंग और CNS फुजियान हैनान द्वीप पर तैनात कर दिए। तो ये एक तरह की नौसैनिक शौ और मात का खेल चल रहा है वहां। इस सब के बीच फिलीपींस की स्थिति काफी मुश्किल लग रही है। अगले साल वो आसियान की अध्यक्षता भी संभालने वाला है। बिल्कुल, फिलीपींस के लिए ये बहुत ही जटिल स्थिति है। एक तरफ वो चीन के साथ दक्षिण चीन सागर पर एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत तनावपूर्ण है। बहुत ज्यादा। उनके सेना प्रमुख रोमियो ब्रॉयनर जूनियर ने तो यहां तक कह दिया कि फिलीपींस की जो लोकेशन है ताइवान के नजदीक, वो ही ऐसी है कि अगर कोई संघर्ष हुआ तो चीन उसे निशाना बनाएगा ही, चाहे वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हों या न हों। ये तो बड़ी गंभीर बात है। फिलीपींस एक खुलासा रणनीति भी अपना रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फिलीपींस अब चुप नहीं बैठ रहा। वो चीनी गतिविधियों को खुलकर दुनिया के सामने ला रहा है, सबूतों के साथ। जैसे उनका दावा है कि चीन स्कार्बरो शोल पर पहली बार कोई स्थायी ढांचा बना रहा है, या फिर वो बता रहे हैं कि कैसे चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाएं ग्रे जोन रणनीति अपना रही हैं। ग्रे जोन रणनीति, ये क्या होती है? ग्रे जोन का मतलब है ऐसी हरकतें करना जो सीधे तौर पर सैन्य हमला तो नहीं है, लेकिन वो परेशान करने वाली हैं, दबाव बनाने वाली हैं। जैसे अपनी नौकाओं के AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के सिग्नल बंद कर देना और फिर फिलीपीनीज जहाजों के बहुत करीब आ जाना, उन्हें डराना। अच्छा, मतलब सीधे टकराव से बचते हुए दबाव बनाना। बिल्कुल। और इसी बीच अमेरिका ने भी फिलीपींस में टाइफिन मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। हालांकि कहा गया है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, पर टाइमिंग देखिए। तो इन सब घटनाओं से ये इलाका तो एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बना हुआ है और बना रहेगा, ऐसा लगता है। और जाहिर है, अलग अलग मीडिया स्रोत इन घटनाओं को अपने अपने नजरिए से पेश कर रहे हैं। चीन का ग्लोबल टाइम्स कुछ और कहेगा, अमेरिका का न्यूज वीक कुछ और, फिलीपींस का रैपलर या ताइवान का लिबर्टी टाइम्स नेट अपनी बात रखेंगे। और सोशल मीडिया पर आम लोगों की क्या राय उभर रही है? एक्स पर क्या चल रहा है? एक्स पर अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस देखें तो चीन की कार्रवाइयों को लेकर ज्यादातर भावनाएं नकारात्मक ही हैं।
लोग चीन के विस्तारवाद पर चिंता जता रहे हैं, दूसरे देशों की संप्रभुता के उल्लंघन पर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी पर सवाल उठा रहे हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के साथ एक हादसा भी पेश आया। जी, ये एक और चिंताजनक घटना थी। 26 अक्टूबर को यूएसएस निमित्त से ऑपरेट करने वाले 2 अमेरिकी नौसेना के विमान, एक MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर और एक FA-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट अलग-अलग घटनाओं में क्रैश हो गए। ओह, क्रू मेंबर्स ठीक हैं? हाँ, खुशकिस्मती से सभी 5 क्रू सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये हादसा निमित्स पर हुआ, जो अमेरिकी नौसेना का सबसे पुराना सक्रिय विमानवाहक पोत है। क्या इससे अमेरिकी सैन्य तैयारियों पर, उनके उपकरणों की स्थिति पर सवाल नहीं उठते? सवाल जरूर उठते हैं और उठ भी रहे हैं। उपकरणों की उम्र, उनका रखरखाव कितना सही हो रहा है, और क्या अमेरिकी सेना के पास अपनी वैश्विक मौजूदगी बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं या उन पर दबाव ज्यादा है, ये सब बातें अब चर्चा में आ गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस पर कुछ कहा? हाँ, उन्होंने इन घटनाओं को असामान्य बताया और कुछ संभावित वजह सुझाई, जैसे शायद खराब ईंधन की गुणवत्ता। हालांकि उन्होंने किसी साजिश या तोड़फोड़ की आशंका से इनकार किया, लेकिन जांच चल रही है। चीन ने इस मौके का कैसे फायदा उठाया होगा? जाहिर है, चीन के सरकारी मीडिया ने तुरंत इसे उछाला। उन्होंने इस घटना का इस्तेमाल करके इलाके में अमेरिकी सैन्य ताकत की विश्वसनीयता और क्षमता पर सवाल खड़े किए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये घटनाएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि इतने संवेदनशील और विवादित समुद्री क्षेत्रों में लगातार सैन्य अभियानों में कितना ज्यादा खतरा है। जरा सी चूक या तकनीकी खराबी बड़ी घटना बन सकती है। अलग अलग देशों के अखबारों ने, जैसे ओमान, ताइवान, भारत, चीन के मीडिया ने इसे अपने अपने भू राजनीतिक संदर्भ में रिपोर्ट किया। एक और मोर्चा है जहां तनाव लगातार बना हुआ है और शायद पिछले हफ्ते बढ़ा भी है, वो है उत्तर कोरिया। हाँ, उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते अपनी सैन्य गतिविधियां काफी तेज कर दी। 22 अक्टूबर को उन्होंने 5 महीने के अंतराल के बाद पहला बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। ये मिसाइल करीब 350 किलोमीटर दूर जाके गिरी। और इसके बाद भी कुछ हुआ? हाँ, रुका नहीं। अगले ही दिन 23 अक्टूबर को उन्होंने कई छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, और फिर 24 अक्टूबर को तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल, ये पारंपरिक मिसाइलों से कैसे अलग होती हैं और क्यों इसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है? देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइलें वो होती हैं जो आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ सकती हैं, मैक 5 या उससे ज्यादा। बहुत ज्यादा तेज। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती हैं, मैन्यूवर कर सकती हैं। इससे इन्हें ट्रैक करना और बीच में रोकना, इंटरसेप्ट करना, मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओह, तो ये ज्यादा खतरनाक इसीलिए है? बिल्कुल। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि उत्तर कोरिया ने शायद अभी पूरी तरह से ये तकनीक विकसित नहीं की है, ये अभी शुरुआती दौर में हो सकती है, लेकिन उनका दावा ही अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। और ये सारे परीक्षण दक्षिण कोरिया में होने वाले एपेक शिखर सम्मेलन से ठीक पहले किए गए। टाइमिंग अहम है। टाइमिंग हमेशा अहम होती है उत्तर कोरिया के मामले में। ये साफ तौर पर ध्यान खींचने और दबाव बनाने की कोशिश थी। क्या ये सिर्फ सैन्य प्रदर्शन है या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, जैसे पैसों की कमी? देखिए, अपनी ताकत दिखाना तो एक मकसद है ही, लेकिन इसके साथ कुछ और बातें भी जुड़ी हैं। रिपोर्टों से पता चला है कि उत्तर कोरियाई हैकर्स दुनिया भर से क्रिप्टो करेंसी चुराने में लगे हुए हैं। अच्छा, कितना? अंदाजा है कि पिछले 2 सालों में उन्होंने कम से कम $2.8 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुराई है, और माना जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल वो अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को फंड करने के लिए कर रहे हैं। तो ये प्रतिबंधों से बचने का एक तरीका भी है उनके लिए। ये तो बहुत गंभीर बात है। कूटनीतिक स्तर पर उत्तर कोरिया क्या कर रहा है? क्या वो बिल्कुल अलग थलग है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनके विदेश मंत्री चो सोन हुई ने पिछले हफ्ते ही मॉस्को का दौरा किया, 27-28 अक्टूबर को। वहां वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से मिले। और क्या बात हुई वहां? उन्होंने यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए प्योंगयांग के अटूट समर्थन की पुष्टि की है, और ऐसी अपुष्ट खबरें भी लगातार आ रही हैं कि उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार और शायद सैनिक भी भेजे हैं। करीब 15,000 सैनिकों की बात भी उड़ी थी। 15,000 सैनिक? हाँ, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने जापान की जो रक्षा विस्तार योजना है उनकी निंदा की है, और रूस और बेलारूस के साथ अपने रिश्ते और गहरे करने का संकेत दिया है।
तो एक तरफ मिसाइल परीक्षण, दूसरी तरफ रूस से नजदीकी बढ़ाना और हैकिंग के जरिए पैसा जुटाना। उत्तर कोरिया कई मोर्चों पर एक साथ सक्रिय दिख रहा है। बिल्कुल। इस पर बाकी देशों की क्या प्रतिक्रिया है? दक्षिण कोरिया, जापान? दक्षिण कोरिया और जापान तो जाहिर है बेहद चिंतित हैं। वो अपनी रक्षा तैयारी को मजबूत बनाए हुए हैं। चीन ने हमेशा की तरह संयम बरतने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र ने इन परीक्षणों की निंदा की है। और अमेरिका? हमने ट्रंप के बयान की बात की थी। हाँ, अमेरिका का रुख थोड़ा दिलचस्प है। एक तरफ ट्रंप का एक तरह की परमाणु शक्ति वाला बयान और किम जोंग उनसे मिलने की इच्छा। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि उनकी हाइपरसोनिक तकनीक अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। तो थोड़ा मिला-जुला संकेत है वहां से। सोशल मीडिया पर तो शायद उत्तर कोरिया के लिए कोई समर्थन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स पर अगर देखें तो उत्तर कोरिया की गतिविधियों के प्रति भावनाएं अत्यधिक नकारात्मक हैं। लोग उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी से काफी नाराज हैं। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए ये हफ्ता तो काफी एक्शन से भरा रहा। आने वाले कुछ समय में, निकट भविष्य में, हमें किन चीजों पर खासतौर पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, कई चीजें हैं जिन पर नजर रहेगी। सबसे पहले तो फिलीपींस पर, जो दिसंबर 2025 में आसियान की अध्यक्षता संभालेगा। क्या वो दक्षिण चीन सागर आचार संहिता पर चीन के साथ कोई पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की तैनाती और गश्त जारी रहने की पूरी संभावना है। उसी तरह दक्षिण चीन सागर में चीन की पीएलए की गश्त भी जारी रहेगी, तो वो तनाव का केंद्र बना रहेगा। उत्तर कोरिया से और परीक्षणों की आशंका है। हाँ, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उत्तर कोरिया और मिसाइल परीक्षण कर सकता है। खासकर जनवरी 2026 में उनकी सत्तारूढ़ पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन होना है। उससे पहले हो सकता है कि वो कोई आईसीबीएम यानी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी करें। कूटनीतिक स्तर पर क्या अहम होगा? अमेरिका चीन के बीच बातचीत कैसे आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। आसियान और यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापार वार्ता चल रही है, उसके नतीजे भी महत्वपूर्ण होंगे। और हाँ, अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाओं की जांच के नतीजे क्या आते हैं, वो भी अहम होगा। और क्षेत्रीय स्तर पर फिलीपींस अपनी सेना का आधुनिकीकरण कैसे करता है और जापान अपनी नई रक्षा रणनीति को कैसे लागू करता है, इस पर भी नजर रखनी होगी। ये सब चीजें क्षेत्र के शक्ति संतुलन को प्रभावित करेंगी। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र इस समय बड़े बदलावों और रणनीतिक खींचतान के एक अहम दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। और ये जो सारी जानकारी और विश्लेषण हमने साझा किया, ये स्टाइलो न्यूज़ ने कई पारंपरिक समाचार स्रोतों के साथ साथ एक्स यानी पहले जो ट्विटर था जैसे प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी के गहन विश्लेषण के आधार पर तैयार किया है। स्टाइलो न्यूज़ आपको दुनिया भर की घटनाओं पर एआई की मदद से आपकी जरूरत के मुताबिक ऑन डिमांड खबरें मुहैया कराता है। ज्यादा जानकारी और सब्सक्रिप्शन के लिए www.stylonews.com पर जाया जा सकता है। इन सारी बातों पर गौर करते हुए मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। ये जो फिलीपींस जैसी खुलासा रणनीति है, मतलब पारदर्शिता पर जोर देना, क्या ये वाकई दक्षिण चीन सागर जैसे जटिल और संवेदनशील मुद्दे में तनाव कम करने में मददगार साबित होगी, या फिर कहीं अनजाने में ये आग में घी का काम तो नहीं कर देगी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी लहजे में, और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए स्टाइलो न्यूज़ को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर फॉलो करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक जानकारी हासिल करते रहें।